नमस्ते दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। जिस किताब को लिखा है फेमस लेखक मॉर्गन होसल ने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसे के साथ हमारे साइकोलॉजी कैसे जुड़ी हुई है और साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है? आज हम इन सारी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। मनी एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी को एक न एक तरह से इफेक्ट करता है, चाहे हम इसे कमाते हैं या फिर खर्च करते हैं, बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। मनी की साइकोलॉजी है हमारे मनी के प्रति बिलीव्स और एटीट्यूड। इस किताब में टोटल 19 चैप्टर है। ऑथर हमें इन चैप्टर से मनी की साइकोलॉजी को समझाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। इस किताब के पहले चैप्टर में ऑथर हमें कहते हैं कि उनके अनुसार हम सभी अपने फाइनेंशियल डिसीजन में लॉजिकल होते हैं, लेकिन हमारी लॉजिक हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन और वैल्यू से प्रभावित होता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारी पर्सनल स्टोरीज से जुड़ी हुई है। चैप्टर 2, द ट्रूथ अबाउट मनी। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि मनी सिर्फ एक टूल है और कैसे हमें इसके बारे में सही तरह से सोचना चाहिए। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमें मनी को सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी को पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब पैसे कमाते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हमारी ज़िंदगी के मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। चैप्टर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास अपने फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा करने के लिए कितना पैसा है और आपको किसी और की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें फ्रीडम देता है। जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होते हैं तो हम अपने ज़िंदगी के बारे में अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बिना और किसी के मदद के। चैप्टर 4, द प्रॉब्लम विद गेट रिच क्विक एंड स्कीम्स। आपने कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो कहते हैं कि 5 दिन में लखपति बन जाओगे या 1 महीने में करोड़पति। इन सब एडवर्टाइजमेंट से हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और ये भी कहते हैं कि हमें कोई फाइनेंशियल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमें अपने पैसों को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है और हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ लक इन सक्सेस। ऑथर के अनुसार लक हमारी सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारा सक्सेस सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से है, लेकिन सच ये है कि लक भी हमारी सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन लक हमें रास्ता दिखाता है और उन रास्तों में चलने के लिए हमें मेहनत भी करना पड़ता है और हमें अपने लक को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 6, द डेंजर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें किसी भी सिचुएशन में सफलता मिलती है, लेकिन सच ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तब हमें लगता है कि हम किसी भी रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लिए हुए फैसले हमेशा हमें नुकसान ही देते हैं। चैप्टर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ऑथर के अनुसार लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें पेशेंस और डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से हमें रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद मिलता है। जब हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं तब हमें ये पता होता है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क कितना है और हमें उस रिस्क को मैनेज करने के लिए कैसे काम करना चाहिए। चैप्टर 8, द रूल ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। ऑथर के अनुसार रिस्क इन्वेस्टमेंट में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रिस्क में है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है।
चैप्टर 9 द डेंजर्स ऑफ डेट। ऑथर के अनुसार ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान कर सकता है। ये हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस और एंजाइटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। चैप्टर 10 द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड। ऑथर के अनुसार इमरजेंसी फंड हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी भी इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। चैप्टर 11 द रूल ऑफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें अपने इंश्योरेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। चैप्टर 12 द इम्पोर्टेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ऑथर कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकता है और ये हमें रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद करता है। चैप्टर 13 द रूल ऑफ टैक्स प्लानिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। टैक्स प्लानिंग हमें फाइनेंशियल सेविंग्स प्रोवाइड करता है और टैक्स प्लानिंग हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी मदद करता है। चैप्टर 14 द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टेट प्लानिंग। ये हमें टैक्स सेविंग प्रोवाइड करता है। जब हम इस प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें टैक्स की बचत हो सकता है। जब हम एस्टेट प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी हमारे मर्जी के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चैप्टर 15 द रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें टैक्स प्लानिंग में मदद करता है। जब हम फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमें अपने टैक्स को प्लान करने के लिए मदद मिल सकता है। चैप्टर 16 द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चैप्टर 17 द रोल ऑफ मनी इन रिलेशनशिप। मनी हमारे रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है। ऑथर कहते हैं कि जब हम अपने पार्टनर के साथ मनी के बारे में बात करते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद मिल सकता है। इसलिए हमें अपने पार्टनर के साथ मनी के बारे में बात करना ज़रूरी है। इससे हमें अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद मिल सकता है। चैप्टर 18 द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग बैक। गिविंग बैक हमारे पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। हमें गिविंग बैक को हमारे लाइफ का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। चैप्टर 19 और आखिरी चैप्टर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन द रियल वर्ल्ड। ऑथर के अनुसार द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करता है। आज की दुनिया में जब हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जानते हैं तो हमें फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने में मदद मिलता है और इससे हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने में भी मदद मिलता है। तो दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।